डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। वायु प्रदूषण के लिए दुनिया भर के शहरों में 25 सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इनमें से 23 शहर अकेले चीन में मौजूद हैं। यहाँ से 52% ग्रीन हाउस गैस और जहरीली हवाओं का उत्सर्जन हो रहा है। बाकी के 2 शहर मॉस्को और टोक्यो है, जहां से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। विकासशील देशों के मुकाबले विकसित देशों में वायु प्रदूषण ज़्यादा है। ये प्रति व्यक्ति ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। ये शहर न केवल वातावरण के लिए खतरनाक हैं, बल्कि पूरी आबादी के लिए नया संकट पैदा कर रहे हैं। फ्रंटियर और सस्टेनेबल सिटी जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित विकासशील देशों के 53 शहर भी दुनिया में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। दुनिया भर के वायु प्रदूषण में चीन सबसे आगे है और अकेले 27.2% जहरीली हवाओं का उत्सर्जन करता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसकी हिस्सेदारी 14.6% है, जबकि भारत 6.8%, रूस 4.7% और जापान 3.3% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। विकास के नाम पर लगातार हो रहे औद्योगिकीकरण के चलते वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। कोविड से हुए लॉकडाउन में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी हद तक कम हुआ था और उसका असर यह हुआ कि हमारे आसपास का वातावरण काफ़ी साफ हुआ। दृश्यता तेजी के साथ बढ़ी, हवा में कार्बन के स्तर में सुधार आया, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद हालात वापस वैसे ही हो गए हैं जैसे पहले थे। यानी हमने इससे कोई सबक सीखने का प्रयास नहीं किया। दूसरी तरफ सरकारों के स्तर पर भी पर्यावरण में सुधार के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं दिखे। विकास की अंधी दौड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को ही हुआ है। हमने यह मान लिया है कि विकास ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन पर्यावरण को ताक पर रखकर किसी भी तरह के विकास को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इसके लिए दुनिया भर को एकजुट होकर अपनी भूमिका निभाने की ज़रूरत है। यह वक्त संभलने का है, एक बार फिर सोचने का है कि आखिर हम कैसे जहरीली हवाओं पर लगाम लगाएं। देशों से ज़्यादा नागरिकों को इसके लिए गंभीर होना होगा, पर्यावरण के प्रति सजगता दिखानी होगी और जंगलों की वैध और अवैध दोनों की कटाई पर निगाहें ही नहीं रखनी होगी, बल्कि उसे रोकना भी होगा। शहरों और गांवों में पर्यावरण सुधार के लिए पौधरोपण को भी प्राथमिकता के आधार पर अभियान बनाना होगा। इसमें लोगों की भागीदारी के साथ ज़रूरत का भी समझना होगा और जागरूकता लानी होगी, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। पाई पैरा चेंज। क्या क्षेत्रीय नेता जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहे? इस सवाल का जवाब सीधे हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। विभिन्न राज्यों में जब कभी क्षेत्रीय दलों को सरकार बनाने का मौका मिला है तो इसके परिणाम मिले जुले रहे हैं। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय नेता और पार्टियां अत्यधिक लोकप्रिय हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा। कुछ अन्य राज्यों में पहली पीढ़ी के क्षेत्रीय नेता
काफ़ी लोकप्रिय रहे और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य भी किया। मुश्किल यह है कि उनकी अगली पीढ़ी जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, जिससे असम, उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रीय दलों को अवसर मिला। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनता राज्य के लिए तो क्षेत्रीय दलों को फिट मानती है, लेकिन बात जब केंद्र सरकार चुनने की आती है तो क्षेत्रीय नेताओं को नकार देती है। दिल्ली इसका सटीक उदाहरण है। केंद्र सरकार चुनते समय जनता अलग मन से मतदान करती है। दिल्ली की जनता प्रदेश सरकार के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन नहीं करती। तमिलनाडु जैसे राज्य में दो या दो से ज़्यादा क्षेत्रीय दलों में सीधी प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। कुल मिलाकर देखा गया है कि कई राज्यों में जनता का क्षेत्रीय नेताओं और पार्टियों से मोह भंग हो चुका है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व काफ़ी सालों से है, लेकिन मंडल आयोग की राजनीति के बाद भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण शुरू हुआ। उत्तर भारत के कई राज्यों की राजनीति में न केवल इनकी भूमिका अहम रही, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कई वर्षों तक इनकी सरकार रही। क्षेत्रीय दलों की चुनावी सफलता इन दलों के प्रमुख नेताओं के प्रति जनता के विश्वास का सूचक है। चाहे वे बिहार में लालू प्रसाद यादव हों, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हों या ओडिशा में बीजू पटनायक। ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों को सामाजिक न्याय के वादे से लोकप्रियता मिली है। इसी के बल पर क्षेत्रीय नेता चुनावों में व्यापक समर्थन जुटा पाते हैं, परंतु एक या दो कार्यकाल तक सत्ता में रहने के बावजूद अगर ये नेता जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते तो जनता का इनसे मोह भंग होना शुरू हो जाता है। क्षेत्रीय नेताओं की दूसरी पीढ़ी जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। नवीन पटनायक इसका अपवाद है। पंजाब में भी अकाली दल की दूसरी पीढ़ी जनता की उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतर पाई। सुखबीर सिंह बादल अपने पिता प्रकाश सिंह बादल जितने मजबूत नहीं हो पाए। तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों के बीच राजनीतिक मुकाबले के चलते राष्ट्रीय दल वहां जगह नहीं बना पाए। वहां की जनता ने राष्ट्रीय नेताओं की बजाय क्षेत्रीय नेताओं पर कहीं अधिक भरोसा जताया है। अब तमिलनाडु के राजनीतिक हालात भी ऐसे हो गए हैं जहां अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता और द्रमुक प्रमुख करुणानिधि के निधन के बाद दूसरी पीढ़ी के नेता इन दलों के मुखिया हैं। अन्ना द्रमुक ने 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया और अब स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक की बारी है। पहली पीढ़ी के द्रविड़ नेता जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। अब बारी दूसरी पीढ़ी के नेताओं की है। देखना है कि वे जनता का भरोसा जीत पाएंगे या नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी, ओडिशा में नवीन पटनायक, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव व कुछ अन्य नेता सफलतापूर्वक जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। विभिन्न राज्यों के इन अनुभवों को देखते हुए कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय दलों के प्रति लोगों का
रुझान मिला जुला सा है। कुछ नेताओं पर जनता को पूर्ण भरोसा है, जबकि कुछ पर नहीं। स्टॉप।